हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर ईएफएम, आपके सामने आज नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल लॉ की वीडियो डिस्कस करेंगे। बेसिकली बिजनेस की स्टडीज के अंदर ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर हम फैक्ट्री एक्ट 1948 को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजी कौन कौन से होती है। तो बेसिकली बोथ साइड की हमने लगभग 14 टू 17 टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वर्कर क्या होते हैं, फैक्ट्री क्या होती है बेसिकली, और पावर किसे बोलते हैं, अडल्ट किसे बोलते हैं, एडोलसेंट किसे बोलते हैं, चाइल्ड किसे बोलते हैं, वो सारे हमने उसकी क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये वाला मेरा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को फाइनली कंप्लीट करेंगे आज, और फिर नेक्स्ट हम लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम मेन प्रोविजन पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट के। मेन प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस लगते हैं उसको डिस्कस करूं। तो बिफोर आई स्टार्टेड माय टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन से क्या मतलब है। यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोविजन। प्रोविजन अगर मैं बात करूं तो रूल्स ही होते हैं, लेकिन ये रूल्स अगर एक्ट में आ गए तो ये बन जाते हैं प्रोविजन। क्या बन जाते हैं? प्रोविजन। अब सबसे पहला प्रोविजन आपको दे रखा है एरिया यानी स्कोप का। फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द स्कोप, व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट इज द एरिया, दैट इज कॉल्ड मेन प्रोविजन। कि उसका क्षेत्र क्या है, क्या उसका क्षेत्र है, वो उसका प्रोविजन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन प्रोविजन से अच्छा है हमारे। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं स्कोप। स्कोप से क्या मतलब है? तो स्कोप का मतलब ये है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट 1948 में बना था। हमें सबको पता है कि ये एक्ट 1948 को बना है, लेकिन इंडिया में 1970 में एप्लीकेबल हुआ था। और एक यूनियन टेरिटरी छोड़ के, एक्सेप्ट जे&के, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी जगह से समान रूप से लागू होता है। ठीक है, और इसमें हमने जहां बात की थी इसमें वर्कर की, तो पावर के केस में 10 वर्कर और नॉन पावर के केस में 20 वर्कर कम से कम हो, उससे ज्यादा हो तो ही लगेगा फैक्ट्री एक्ट, अदरवाइज नहीं लगेगा। सेकंड हम बात करते हैं लाइसेंसिंग, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो भाई कोई भी अगर बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री अगर ओपन करता है तो उसको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है भाई। लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? उसको उस चीज का लाइसेंस लेना पड़ेगा और अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लाइसेंसिंग, अप्रूवल एंड उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। इन तीनों के बाद ही वो फैक्ट्री यहाँ पर वर्क कर सकती है। सपोज आप विजयनगर में कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको उसके एसडीएम से बातचीत करनी पड़ेगी कि हमें उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा उस अथॉरिटी से, एंड रिलेटिव अथॉरिटी से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका तभी होगा जब आप सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुलफिल कर लोगे, सारे रूल्स फॉलो कर लोगे। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्पेक्टिंग स्टाफ। थर्ड आता है इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इंस्पेक्टिंग स्टाफ से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो, इंस्पेक्टिंग स्टाफ से ये मतलब है कि जो भी स्टाफ है उसकी इंस्पेक्शन करना। क्या करना? इंस्पेक्शंस। कि जो भी चेक करने के लिए आएंगे स्टाफ, वो हमारी सारी की सारी फैसिलिटी को चेक करेंगे। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपने सारी फैक्ट्री के रूल्स नॉर्म्स फॉलो कर रखे हैं, नहीं कर रखे, नियम और कानून पूरे किए हुए नहीं किए हुए, वो फॉलो हुए या नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए एक इंस्पेक्शन स्टाफ कह सकते हो, वो आता है। और बेसिकली क्या करता है, वो चेक करके जाता है कि सारे सारी फैसिलिटी है या नहीं है। कल को किसी वर्कर के लग जाए तो उसमें वो सिक्योरिटी की फैसिलिटी नहीं है या है, सेफ गार्ड फैसिलिटी है या नहीं है। ठीक है, सारी फैसिलिटी देखी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट सर्विस आती है हेल्थ सर्विसेज, कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी भी अगर किसी के लग गई तो हेल्थ फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है।
हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वो भी होनी जरूरी है। अगर मैं बात कहूँ स्वास्थ्य संबंधी में तो मिट्टी, धूल, कंकड़ ऐसे कुछ ना हो, सफाई का ध्यान में रखे जाए, गंदे पानी की पीक की व्यवस्था ना हो, सारा चीज ध्यान में रखना है। तो फैसिलिटी होनी जो बहुत जरूरी है, अच्छी फैसिलिटी होनी जरूरी है, इंस्पेक्शन स्टाफ भी होना बहुत जरूरी है और लाइसेंस होना भी जरूरी है। ये सारे प्रोविजन हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि बेसिकली उस चीज को क्लियर रखना है, हेल्थ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है एंड आल्सो नॉर्म सारे फॉलो करने हैं, इंस्पेक्शन स्टाफ होना चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, स्कोप होना चाहिए, सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। नंबर 5 सेफ्टी के इक्विपमेंट जिससे कोई भी हानि का नुकसान ना हो, अगर किसी को हानि हो भी गई हो तो वो भी सुरक्षा प्रदान कर ले, किसी वर्कर के लग गई तो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा लेबर वेलफेयर फैसिलिटी होनी चाहिए। लेबर वेलफेयर फैसिलिटी का मतलब, लेबर वेलफेयर फैसिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? लेबर वेलफेयर फैसिलिटी का मतलब है कि जो श्रमिक है उनके कल्याण की योजनाएं होनी चाहिए। जैसे श्रमिक कल्याण योजनाओं का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे नहाने धोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ठीक है, और उनके शिशु गृह की व्यवस्था, भोजन कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए अलग से, ठीक है, आराम की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन की होनी चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक उपचार की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी नहाने धोने, कपड़े धोने और सुखाने बैठने की आवश्यकता होनी चाहिए। एक कार्य के घंटों का प्रावधान भी होना चाहिए। कितने का? कार्य के घंटों का, वर्किंग हावर का। ये मेन प्रोविजन है वर्किंग हावर का। तो अगर वर्किंग हावर की बात करें तो देखो, वर्किंग घंटों की बात करें तो प्रतिदिन 5 घंटों के कार्य के बाद आधे घंटे का एक मध्य अंतर देना चाहिए। मतलब बंदा 5 घंटे अगर काम कर ले तो उसको एक रेस्ट मिलना चाहिए। और किसी भी एक दिन में श्रमिक 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं हो सकता। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 9 घंटे काम करवा सकते हो। अगर 9 घंटे से ऊपर काम करवाते हो तो उसे बोलते हैं ओवर टाइम, जिसे हम बोलते हैं अधि समय। अधि समय की डबल वेजेस मिलती है। 9 घंटे से ऊपर काम होता है, 9 घंटे काम करना है औपचारिक है। फिर हम बात करें तो बालकों के लिए अगर बात करें तो बालकों को काम नहीं करना, लेकिन इसके अतिरिक्त किशोरों के कार्यों के घंटे वयस्क श्रमिकों की तुलना में काफी कम रखे गए हैं। किशोरों से 4.5 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता। इन्हें रात्रि की पारियों में कार्य पर नहीं लगाया जाता। मतलब अगर हम बात करें तो जो आपके आते हैं कौन से, चिल्ड्रन या अडोलसेंट, तो सबसे पहली बात ये क्या कहता है कि ये 15 साल से बच्चे, कम बच्चों को काम लगा नहीं सकते। 15 साल से कम के बच्चों को काम नहीं लगा सकते, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड। चाइल्ड तो वर्क नहीं कर सकते, लेकिन अडोलसेंट है, अडोलसेंट को भी आप लगा सकते हो, जो 15 से 18 के बीच में है। ऐसे वर्क अगर काम करते हैं ऐसे बच्चे, तो ऐसे बच्चों की काम करने के जो घंटे होते हैं वो 4.5 घंटे होते हैं। कितने? 4.5। ये कानून में लेबर के सेफ गार्ड में, फैक्ट्री एक्ट में ये रूल है कि 4.5 घंटे से काम करवा सकते हो, उससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते एक दिन में। और रात्रियों में, नाइट में तो वैसे भी ड्यूटी नहीं लगा सकते, नाइट में वर्क नहीं करवाया जाएगा इनसे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नाइट में इनसे वर्क नहीं करवाया जाता और दिन में ओनली एंड ओनली 4 घंटे ही वर्क करवा सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, 4.5 घंटे से हम ज्यादा काम उनको नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो महिलाओं और बच्चों की बात करें, महिलाओं श्रमिकों की बात करें, बच्चों की तो होगी। बच्चों के अंदर जो 14 साल से कम वाले काम ही नहीं कर सकते, 14 साल वाले भी नहीं कर सकते, और जो 15 साल से कम वाले भी, जिसको हम कैटेगरी रखते हैं किसकी? चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अडोलसेंट वाले काम कर सकते हैं, जो 15 से 18 वर्ष के हैं, 4.5 घंटे काम कर सकते हैं। अगर हम इस बात करें तो महिला श्रमिकों की नियुक्ति कार्य के घंटे आदि के समय प्रावधान किए गए हैं। उन्हें रात्रि में काम नहीं करवाया जाएगा। 7 बजे से 6 बजे के बीच में कार्य नहीं करवाया जाएगा। शाम को 6 बजे और शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में महिलाओं से काम नहीं करवाया जाएगा। महिला के संबंध में क्या प्रावधान है? शाम को 7 बजे से और सुबह 6 बजे से पहले कोई काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, महिला शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं करेगी, इस बीच काम नहीं करेगी, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वेतन की बात करें। तो वेतन के लिए बात करें तो छुट्टियों की बात करते हैं, या अवकाश के दिन की छुट्टी, जिसको आप अवकाश कह सकते हो। तो अवकाश के दिन में क्या प्रावधान है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि अवकाश के दिनों में क्या प्रावधान रखना है आपको, कि अगर कोई महिला इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को वेतन सहित वैश्विक छुट्टियों के अधिकार की व्यवस्था दी गई है। इस प्रावधान में कहा गया कि प्रत्येक वयस्क श्रमिक जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 या अधिक दिन के लिए वेतन कार्य कर लिया हो, तो प्रत्येक 20 दिनों के लिए अगले एक दिन की सह-वेतन छुट्टी दी जाएगी। वो कहता है कि अगर किसी बंदे ने 240 दिन काम कर लिया, ये कंडीशन फुलफिल कर ली, तो उस बंदे को 20 दिन की एक छुट्टी मिलेगी। एक छुट्टी जो मिलेगी 20 दिन के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर 240 की है तो 240 के लिए कितनी छुट्टियां मिलेगी, 12 छुट्टियां, मतलब 20 दिन के पीछे एक छुट्टी मिलेगी। तो 240 दिन काम करना बहुत जरूरी है। और 240 दिन को उन्होंने मापा कैसे, देखना भाई मापा कैसे, तो इसको देखना कैसे मापा इन्होंने ये मापा कि लगभग 66% हो गए। अगर 66% वो बंदा साल में आ गया ना, मतलब 240 दिन 360 में से माने तो लगभग इसका एक तिहाई होता है, 2/3। अगर 2/3 यानी 66% वो आ जाता है, अटेंडेंस 66% उसकी पूरी होती है, तो एक छुट्टी उसको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाँ, किशोर की दशा में 15 दिन के लिए एक छुट्टी देने का प्रावधान है। किशोर में ये प्रावधान 15 दिन में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, 15 दिन में एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। किशोर के लिए प्रावधान थोड़ा सा लचीला है, क्योंकि उसको 15 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, उसको 20 दिन की रिस्पेक्ट में मिलती है, मतलब 15 दिन की एक छुट्टी। जितने दिन काम किया है उसमें 15-20 का भाग लोगे तो छुट्टियां देगी इसकी, बड़े लोगों की, और 240 में 15 का भाग है तो छोटे यानी किशोर लोगों की छुट्टियां देगी। फिर आती है बीमारी की सूचना। अगर कोई बीमारी है तो इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो इसकी सूचना भिजवानी चाहिए। नंबर 11, अगर कोई बीमारी है तो उसकी सूचना किसको देनी चाहिए, संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं दंड की व्यवस्था। तो दंड व्यवस्था क्या कहती है स्टूडेंट्स, देखना भाई, दंड भी का भी प्रावधान है। अगर कोई पालन नहीं करता तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है, और झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दंड की अनेक व्यवस्थाएं हैं, तो वो हम इसके अंदर कवर नहीं कर रहे, आगे चैप्टर में क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इतना ध्यान रखना, दंड की क्या है, सेपरेट व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था अलग से। फिर हम नेक्स्ट बात करें हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बात कर रहे थे 13 नंबर दंड की व्यवस्था। तो दंड की व्यवस्था में क्या प्रावधान है, अगर कोई श्रमिक किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए सेपरेट दंड की व्यवस्था की गई है, अलग से दंड की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अपील करने का अधिकार। हर एक कर्मचारी को अधिकारियों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, और वह ऐसी अपील 30 दिन के भीतर कर सकता है। 30 दिन के भीतर इसकी अपील कर सकता है। फिर हम बात करते हैं दायित्व। अधिकारों के क्या दायित्व है या कर्मचारियों के क्या दायित्व है, तो कर्मचारियों के दायित्व को हम चर्चा कर रहे हैं, कर्मचारी के दायित्व की। तो कर्मचारी के क्या क्या दायित्व है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर कोई कर्मचारी अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए दंड की व्यवस्था क्या है, एक तो 3 माह का कारावास है, कारावास प्लस 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड की व्यवस्था की गई है। 100 रुपए तक, प्रतिदिन नहीं है सर, यहाँ पर 100 रुपए तक की दंड की व्यवस्था की गई है। ये पुरानी व्यवस्था है, इसमें चेंज भी हुआ है, धीरे धीरे हम चेंज भी पढ़ेंगे। तो पहले आप ये कर ले, अमेंडमेंट की अलग से क्लास लगाएंगे जिसके अंदर अमेंडमेंट को हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कोई प्रत्येक दोषी है, स्टाफ ऐसा दोषी है, तो उसके लिए 6 माह और 1000 की कारावास की व्यवस्था है। अगर स्टाफ दोषी है तो 6 माह और 1000 रुपए के कारावास की दंड की व्यवस्था की गई है, अगर स्टाफ है। लेकिन अगर कोई श्रमिक दोषी है तो उसके लिए कम प्रावधान है, 3 माह की और 100 रुपए तक की प्रावधान की व्यवस्था दी जाती है, या फिर दोनों भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में, कई स्थिति में दोनों की व्यवस्था भी हो सकती है। तो इसके अलावा इस अधिनियम में क्या बोला हुआ है, इस अधिनियम में ये सारे प्रोविजंस तो हैं, हमने लगभग 14 प्रोविजन 14 डेफिनेशंस पढ़ी है।
इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमें कुछ ऐसी अधिनियम, क्या ये अधिनियम प्राप्त है क्या? तो तकनीकी शब्दों में बोले तो सुरक्षा का मतलब प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सुरक्षा का मतलब नहीं समझ में आ रहा, इसमें एक ही कमी थी। इस अधिनियम की जो कमियां वो बता रहा हूँ आपसे। दूसरी है कि कारखाने के अगर आधार नहीं पता लग रहा, मतलब कईयों के लिए आधार भी 10 है, सदस्य संख्या, कईयों के लिए 20 है, तो ये आधार संख्या पूरी तरह से गोपनीय नहीं रखी जाए, कि जितनी हो उतनी रखनी है, ठीक है। तीसरी आती है हमारे पास कि शर्मी की परिभाषा निश्चित नहीं की गई है, मतलब हम कई बार कुछ कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को शर्मिक मान लेते हैं, कईयों को शर्मिक नहीं मानते, तो इसलिए न्यायालय के सामने जाना पड़ता है और न्यायालय के सामने जाने पर समय व्यर्थ हो जाता है। तो तीसरी ये होता है कि शर्मी की परिभाषा एकदम इसकी नहीं है, मतलब हम कमियां पढ़ रहे हैं इस तरह से। मैं बोल सकता हूँ इस अधिनियम की क्या कमियां रही है, तो कमियां ये रही है, नंबर 1 इसमें कमियां क्या है, नंबर 1 तो ये है कि इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। नंबर 1 तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, टेक्निकल वर्ड यूज किए हुए हैं। जैसे हम बात करें टेक्निकल वर्ड्स में तो सिक्योरिटी का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर सिर्फ उनको वेतन से सुरक्षा प्रदान करना है। फिर इनमें संख्या संबंधी नहीं आ रही कि श्रमिकों की संख्या 10 कब होगी और 20 कब होगी, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। श्रमिक का पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन श्रमिक की परिभाषा सही नहीं समझ में आ रही, इस अधिनियम की ये कमी है। और अधिकारियों का अभाव है, चौथा अधिकारियों का क्या है, अभाव। अधिकारियों का अभाव का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है जितने हमें चाहिए। और भारत में घंटे के आधार पर बात करें तो कार्य के घंटे भी सुनिश्चित नहीं है। वैसे तो होते हैं कार्य के घंटे 48, लेकिन कई घंटे 9 करवा लिए, कहीं पर 8 करवा लिए, लेकिन इन घंटों पर विचार नहीं किया गया कि 9 घंटे भी करवा सकते हैं और टोटल एक सप्ताह में 48 घंटे काम करवाया जा सकता है। 48 घंटे एक सप्ताह में, ये इसकी लिमिट है, एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा नहीं काम करवाया जा सकता। फिर अगर मान लो 48 घंटे काम करवाया तो एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम करवाया, तो पश्चात देशों की तुलना में कार्य के घंटे अधिक है। मतलब अगर मैं बात करूं 48 घंटे 7 दिन में आते हैं तो लगभग 8 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन ये 9 घंटे की व्यवस्था करता है, क्योंकि 7 और 56 होता है, लेकिन ये 48 घंटे को क्रॉस कर रहे हैं। फिर इसके बाद दंड की, बालकों की परिभाषा, छठा नंबर, बालकों की परिभाषा क्या है, तो बालकों की परिभाषा ये है जो 14 वर्ष से कम है वो बालक है। इनमें तो यही बोला हुआ है कि जो 14 वर्ष से कम है वो बालक है। हाँ, जिन्होंने 15 वर्ष पूरे नहीं किए वो भी बालक है, मतलब 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति क्या होंगे, बालक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बालकों की आयु की में वृद्धि कम करके 16 वर्ष कर दी जानी चाहिए। इसको कम से कम कितनी करनी चाहिए, 16 करनी चाहिए उनके अनुसार, क्योंकि वृद्धि और विकास के आधार पर हम बात करें तो 16 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और दंड की व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 7 पॉइंट, दंड की व्यवस्था, इसके लिए प्रावधान किया गया, लेकिन सही उचित प्रावधान नहीं है, क्योंकि कमियां आ रही है कुछ, कहीं ना कहीं हमें शोषण देखने को मिल रहा है, पैमाना हमारा सही नहीं है। मतलब कहीं तो हम 100 रुपये लगा रहे हैं, कहीं 1000 लगा रहे हैं, कहीं 3 माह का है, कहीं 4 माह का है। तो ये तो थी कुछ कमियां, और इसी के साथ हमने ये ऊपर किए थे प्रोविजन। तो फाइनली हमारी इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है कौन कौन से प्रावधान है और कौन कौन सी कमियां हैं जो यहाँ पर काम आ रही है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि ये लो की वीडियो सीरीज आपकी इस सेशन में मैं जल्दी से जल्दी इसकी कंप्लीट कर सकूँ और बढ़िया से तरीके के साथ हम इसके नोट्स बनाएंगे। तो अपने पेन और कॉपी के साथ इस पूरे नोट्स को राइट डाउन कर लें अच्छे से, ठीक है। और इसमें से ये चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर फाइनली फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीट इन लगभग हमने 4 वीडियो बनाई और 4 वीडियो के अंदर हमने इसकी सीरीज को कंप्लीट कर दिया। अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, कि एक फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे उसको प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।